आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर गिरफ्तार आतंकी संगठन से जुड़े सबाउद्दीन आजमी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। खबर है कि सबाउद्दीन आजमी पॉलिटिक्स की आड़ में आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन तैयार कर रहा था। तो आईएसआईएस जैसा एक बड़ा आतंकी संगठन तैयार करने की सबाउद्दीन की तैयारी थी और ये तैयारी इसने की है सबाउद्दीन आजमी ने पॉलिटिक्स की आड़ में, तो राजनीति की आड़ में ये एक बड़ा आतंकी संगठन खड़ा करने की फिराक में था। सबाउद्दीन 15 अगस्त के दिन ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सबाउद्दीन आजमी ने युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने साथ उनको जोड़ने का प्लान भी बनाया था। सबाउद्दीन आजमी राजनीतिक दल एआईएमआईएम के साथ मिलकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। नगरपालिका माहौल के वार्ड नंबर 9 से सभासद का प्रत्याशी भी रहा है सबाउद्दीन। खबर यह भी है कि सबाउद्दीन प्रचार के बहाने लोगों को गुमराह करने, ब्रेन वॉश करने और उन्हें अपने से जोड़ने की कोशिश करता है। सबाउद्दीन आजमी ने पार्टी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था और इस ग्रुप में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली तमाम बातें शेयर की जाती थी। माना जा रहा है कि सबाउद्दीन आजमी ने इसे पूछताछ के बाद कई अन्य की गिरफ्तारी भी संभव है। तो सबाउद्दीन आजमी की गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी एक सफलता आप कहेंगे। यहाँ पर एटीएस के हाथ लगी है। 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी इस सबाउद्दीन की। आतंकी सबाउद्दीन के एआईएमआईएम के सदस्य होने पर सियासी दलों ने सबाउद्दीन पर सवाल खड़े किए, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। आजमगढ़ के मुबारकपुर से एटीएस ने एक आईसिस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही चिंताजनक है और चिंताजनक इसलिए भी है कि वो ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम का सदस्य है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि ओवैसी साहब की पार्टी अब आतंकवादियों की पनाहगार बन गई है। एआईएमआईएम पार्टी का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह आप देखते होंगे कि हर चुनाव में काम करती है। तो इसके लिए एआईएमआईएम पार्टी और उनके मुखिया ओवैसी जी और उनके जो अघोषित एलाइज भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई जुलाई में हुई थी, जिसके बाद अब अदालत ने कहा था कि योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। बड़ी अदालत की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम संस्था जमीयत उलमाए हिंद की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब आज एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहने वाले हैं। खबर है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई डिनर में आज वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ में सुबह 9:30 बजे यूपी रोडवेज की नई बसेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कासगंज से खबर, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई गांवों में पानी घुस चुका है। नदी का कटान भी देखा जा रहा है। डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की टीम जो है वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कासगंज के 40 गांव ऐसे हैं जो गंगा किनारे बसे हैं, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। तो देखिए, कई गांव ऐसे हैं, 40 ऐसे गांव हैं जिनकी संख्या 40 गांव की जो हम बता रहे हैं आपको, ये वो गांव हैं जो इस समय नदी किनारे बसे हुए हैं। और ऐसे में जिस तरह से तेज बारिश से नदियों नालों का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे लगता है कि बाढ़ का खतरा और बढ़ता जा रहा है उन तमाम गांवों की तरफ जहां पर जो गांव जो हैं नदी किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे में कई लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी अपने गांव में ही रह रहे हैं।
हालांकि उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है कि बारिश बहुत तेज है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा अपने उफान पर है। तो ऐसे में जल्द से जल्द पलायन करें, उन जगहों को खाली करें इससे पहले कि हालात खराब हों। तो बाढ़ जैसे हालात देश में इस वक्त कई जगहों पर, खासकर पहाड़ की बात करें तो तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कासगंज फतेहपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान छत का छज्जा गिर गया और इसके मलबे में दबने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 इनमें महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। कोतवाली के मुरायन टोला में मुहर्रम के जुलूस को देखने के लिए ये महिलाएं छज्जे पर चढ़ी थी और भरभरा कर छज्जा नीचे गिर गया, जिसमें 8 महिलाएं घायल हुई हैं। 5 महिलाएं हैं इसमें और 8 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं। तो वहीं बरेली के इज्जत नगर इलाके में नगरीय निर्माणाधीन पानी की टंकी का लिंटर गिर गया, जिसमें काम कर रहे 20 मजदूर दब गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को टंकी के मलबे से बाहर निकाला, इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पानी की आपूर्ति के लिए जल निगम की तरफ से 5 करोड़ रुपए की लागत से टंकी का निर्माण नियमों की अनदेखी करके कराया जा रहा था। देर रात अंधेरे में जैसे ही टंकी के लेंटर बनाने का काम शुरू हुआ, तभी पिलर का एक पल्ला भारी हो गया और वो भरभरा कर नीचे गिर गया। 20 मजदूर इसके नीचे दब गए। कई मजदूरों को गहरी चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये इज्जत नगर में नगरीय परिषद एरिया में सूचना मिली थी पुलिस को कि एक टंकी का टॉप कवर कोलैप्स हुआ है। तुरंत पुलिस और जो फायर की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुँची है। अभी जो ड्यूटी रजिस्टर से अवलोकन किया है हमने, उसमें से 8 मजदूर घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज करे गए हैं। 2 मजदूर उनको कैरी करके वहाँ लेके गए हैं। बाकी पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वगैरह भी गई है। उसके अलावा जो बाकी मजदूर हैं उनकी अटेंडेंस ली गई है। उसमें या तो वो घर पे मौजूद हैं या फिर यहाँ पे मौजूद थे। आगरा से खबर। आगरा के ताजमहल से एक बार फिर से विवादास्पद तस्वीर सामने आई है। ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने नमाजियों को पकड़ लिया, इसके बाद वो माफी मांग के छूट भी गए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक बार फिर से ताज नगरी आगरा से आती तस्वीरें, जहां से ये तस्वीरें वायरल हुई है। यहाँ पर ताजमहल परिसर के अंदर नमाज अता की गई है और इन लोगों को पकड़ा गया। इन्होंने माफी मांगी और इनको छोड़ दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ताज परिसर के अंदर इस तरह से नमाज अता करना क्या जरूरी है? और ये अब बात करते हैं गालीबाज उस शख्स की जिसको पकड़ लिया गया है। बात कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी की। नोएडा पुलिस ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। लक्सर जेल में डाल दिया गया है इस शख्स को। जेल जाते वक्त श्रीकांत त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरा मामला राजनीतिक है, राजनीतिक हत्या कराने की साजिश रची गई है। साथ ही श्रीकांत त्यागी ने यह भी कहा कि मुझे अपने किए पर खेद है। मैंने खेद व्यक्त किया है, लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया है, लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। तो श्रीकांत त्यागी वो नाम जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था, इनामी था, फरार था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। श्रीकांत त्यागी का नाम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 5 अगस्त को महिला से बदतमीजी के बाद सामने आया। इसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। 8 अगस्त यानी कि कल नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी को अवैध निर्माण बुलडोजर से ढहा दिया उसका। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा से हरिद्वार फिर ऋषिकेश भागा, वहां से मेरठ गया। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब कोर्ट ने त्यागी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। उधर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कई खुलासे किए हैं।
खुद श्रीकांत त्यागी ने अफसोस जताया, खेद जताया अपनी बातों पर। 5 अगस्त को हेकड़ी दिखाते हुए श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी। अब गिरफ्तारी कर ली गई है तो माफी मांग रहे हैं। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी। इस पूरे गनर की जो प्रावधान है और जो सुरक्षा इसको 2020 तक मिली थी, वो सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद से मिली थी। उसके बारे में ऑलरेडी एक हाई लेवल पर इंक्वायरी की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको बताएंगे, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत राष्ट्रवाद के आसरे विस्तार ले रही है। राजनेताओं के हाथ में तिरंगा है और जुबान पर तिरंगा है। अब हर कार्यक्रम में तिरंगे की ही बात है। उत्तर प्रदेश की सियासत की ये 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। मंगलवार को सीएम ने मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में मौजूद रहे। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही बीजेपी के तिरंगा अभियान को लेकर सवाल उठाए गए। अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की भव्य तैयारी कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के लिए जन जागरूकता का एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का जो नारा दिया, यह केवल अब एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सब के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव तो जागृत कर ही रहा है। इस देश की आजादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, उन सबको नमन करने, उनका स्मरण करने, उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का भी यह हमारे लिए एक अवसर आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजधानी लखनऊ से आती बड़ी खबर। 4 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले, जिनमें बबलू कुमार का नाम शामिल है, पूनम का नाम शामिल है, गोपाल कृष्ण चौधरी का नाम शामिल है और निखिल पाठक। तो ये 4 आपको नाम बता रहे हैं। लखनऊ से, राजधानी से बड़ी खबर, जहां पर 4 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देख रहे हैं